नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन, जो कि 4 दिसंबर 2025 शिफ्ट 2 का रियल पेपर है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म क्या हैं। कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म क्या हैं जो इसकी विविधता युक्त प्रकृति और बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता में योगदान करते हैं। ऑप्शन दिया आप लोगों का श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, उच्च गलनांक और तन्यता, सुचालकता और अधात्विक प्रकृति, समावयवता और अपरूपता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म हैं श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। देखिए इसके बारे में कुछ। श्रृंखलन, कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय बना सकते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड सी लंबी श्रृंखला है। इस गुण के कारण कार्बन लाखों प्रकार के यौगिक बना सकता है। चतुसंयोजकता, देखिए चतुसंयोजकता यानी टेट्रावेलेंसी। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी यह एक साथ 4 संयोजक बंध बना सकता है। यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ स्थिर यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कणों के आकर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पदार्थ के कणों के आकर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल समान होता है। ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा आंसर इसका। गैसों की तुलना में द्रवों में आकर्षण बल कम होता है, ये भी नहीं होगा इसका। विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न कणों के लिए आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है। देखिए पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल हर पदार्थ में एक जैसा नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल हर पदार्थ में एक जैसा नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है। इसका कारण है कणों के प्रकार, उनके बीच की दूरी, रासायनिक प्रकृति। देखिए जैसे कि ईंट जो है कण बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, इसमें ज़्यादा आकर्षक होता है। पानी में थोड़ा ढीला जुड़ा होता है, मध्यम आकर्षण होता है। हवा बिल्कुल फ्री होता है तो बहुत कम आकर्षण होता है। इससे साफ है कि हर जगह आकर्षण अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। औसत चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन दिया है, चाल की गणना दूरी को समय से भाग देकर की जाती है। औसत चाल के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु के परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चाल ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु के परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सही हो जाएगा यही ऑप्शन इसमें। अगला देखिए, कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे सामान्य वैद्युत अपघटन अम्लीकृत डैश का विलयन होगा। कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे सामान्य वैद्युत अपघटन अम्लीकृत डैश का विलयन होगा। कॉपर ऑक्साइड का होगा, कॉपर सल्फेट का होगा, कॉपर क्लोराइड का होगा, कॉपर कार्बोनेट का होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों इसका भी आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट। अगला देखिए, इसमें दिया है कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यह आसानी से आयन प्रदान करता है और शुद्ध कॉपर को कैथोड पर जमा होने में मदद करता है। कॉपर को शुद्ध करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटनी परिष्करण इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग
कहते हैं इसमें अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में बदला जाता है, अशुद्ध कॉपर को शुद्ध कॉपर में बदला जाता है। एनोड पर दोस्तों अशुद्ध कॉपर होता है, कैथोड पर शुद्ध कॉपर की प्लेट होती है। इलेक्ट्रोलाइट अम्लीकृत कॉपर सल्फेट होता है। जब बिजली पास होती है तो एनोड से Cu2+ निकलते हैं, कैथोड पर शुद्ध कॉपर जमा हो जाता है, कैथोड पर शुद्ध कॉपर जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरलों द्वारा लगाए गए दाब के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन इसमें कथन 1 दिया, मान लीजिए तरल उस पात्र के आधार और दीवारों पर दाब लगाते हैं जिसमें वे परिबद्ध होते हैं। दूसरा दिया है तरल के किसी भी सीमित द्रव्यमान पर लगाया गया दाब विभिन्न दिशाओं में असमान रूप से संचारित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। केवल एक सत्य है, इसमें केवल एक सत्य है। तरल उस दाब के आधार पर, तरल उस पात्र के आधार और दीवारों पर दाब लगाते हैं जिसमें वे परिबद्ध होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक छोर पर पार्श्वतंतु यानी डेंड्राइट होता है? किस कोशिका को एक छोर पर डेंड्राइट होता है? एक केंद्रक श्वेत कोशिका यानी मोनोसाइट, लाल रक्त कोशिका, बिम्बाणु प्लेटलेट, न्यूरॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूरॉन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, न्यूरॉन। देखिए इसके बारे में, न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। इसकी सबसे खास बात है कि इसमें डेंड्राइट पाए जाते हैं जो सिग्नल को प्राप्त करते हैं, यानी संकेत को प्राप्त करते हैं। न्यूरॉन के मुख्य भाग हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट के बारे में देखिए, शाखाओं जैसे छोटे छोटे भाग। डेंड्राइट का काम है संकेत को ग्रहण करना। कोशिका द्रव्य यानी सेल बॉडी या सोमा, इसमें नाभिक होता है। काम है इसका कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, सेल बॉडी का कार्य है। एक्सॉन जो है कि लंबा तंतु जैसा भाग होता है, संकेत को आगे भेजना इसका कार्य है। एक्सॉन का कार्य है संकेत को आगे भेजना। न्यूरॉन एक बिजली के तार की तरह होता है। डेंड्राइट जो कि है सिग्नल रिसीवर होता है। एक्सॉन सिग्नल भेजने वाला तार होता है। ये है दोस्तों आपके न्यूरॉन का फिगर है दोस्तों, ये जो कि डेंड्राइट से यहाँ पे दिखा रहा है आप लोगों को। डेंड्राइट से यहाँ पे है ये एक्सॉन, यहाँ पे दिखा रहा है एक्सॉन, नर्वस फाइबर दिखा रहा है, नर्वस फाइबर। सेल बॉडी सोमा आपका हो गया, ये सेल बॉडी ये हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। तो देखिए, वाष्पीकरण की दर में वृद्धि क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण के दर में भी वृद्धि हो जाएगा। तापमान में वृद्धि होगा तब भी वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाएगा। पवन की चाल में वृद्धि होगा तब भी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन आर्द्रता में वृद्धि जब होगा तो वाष्पीकरण की दर में कमी होगा। तो इसका विकल्प गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चालक पर लगने वाला बल डैश है। तो किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और धारा की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए तो चालक पर लगने वाला बल भी विपरीत दिशा में हो जाता है। विपरीत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विपरीत दिशा में हो जाता है। देखिए इसके बारे में कुछ, जब भी किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा बदली जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में उस पर लगने वाला बल भी अपनी दिशा बदल लेता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम का मूल सिद्धांत है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? देखिए इसके बारे में, अगर हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को 90 डिग्री पर फैलाएं
तब तर्जनी जो है कि तर्जनी यानी फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर धारा को दर्शाती है। अंगूठा बल की दिशा की दर्शाती है, अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में असंतुलित बल शामिल है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में असंतुलित बल शामिल है? जमीन पर स्थिर खड़ा व्यक्ति हो जाएगा, मेज पर रखी एक पुस्तक, जमीन पर लुढ़कती और अंततः रुकती एक गेंद, सीधी सड़क पर एक समान गति से चलती एक कार। असंतुलित बल शामिल है, असंतुलित बल शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जमीन पर लुढ़कती और अंततः रुकती एक गेंद। अगला देखिए, वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को देख सकता है, डैश कहलाता है। तो दोस्तों इसमें जब पास की वस्तु दिखेगा तो वही दोष होता है, यानी पास की वस्तु देख रहा है तो उसके निकट दृष्टि दोष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष। अगर दोस्त जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तो उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, और निकट की वस्तु दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचलन ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा संचलन ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है? तो हृदय का संचलन तो ये तो होता नहीं है, आंतरों में शोषण भी नहीं होगा। जिह्वा का संचलन, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है तो जिह्वा का संचलन होता है। आमाशय भित्तियों में संचलन जो है कि अनैच्छिक पेशियों द्वारा होता है। आंत्र में संचलन अनैच्छिक पेशियों द्वारा होता है। हृदय का संचलन भी अनैच्छिक पेशियों द्वारा होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ ये हमारे नियंत्रण में होती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ हमारे नियंत्रण में होती हैं, जब हम चाहें तब इन्हें चला सकते हैं। उदाहरण में हाथ, पैर, जिह्वा। अनैच्छिक पेशियाँ होती है, ये अपने आप काम करती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ अपने आप काम करती हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। उदाहरण हो जाएगा हृदय, आंत्र, आमाशय। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभाज्योतक उत्तरदायी होता है? पौधों की ऊंचाई में वृद्धि के लिए किस प्रकार का विभाज्योतक उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और आने वाले एग्जाम में भी एकदम सेम टू सेम रिपीट होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए अगला इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। विभाज्योतक ऊतक, पौधे में वृद्धि विशेष ऊतकों द्वारा होती है। पौधे में वृद्धि विशेष ऊतकों द्वारा होती है, जिन्हें विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, यानी सेल डिवीजन करती रहती हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक क्या होता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक पौधे के तने के शीर्ष पर जड़ के सिरे पर पाया जाता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक पौधे के तने के शीर्ष पर और जड़ के सिरे पर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पौधे की लंबाई बढ़ाना है। इसका मुख्य कार्य पौधे की लंबाई बढ़ाना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना। इसलिए इसे हम प्राइमरी ग्रोथ यानी प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उदाहरण में देखिए इसका, जब पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है, लंबा होता है, तो यह शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण होता है। जैसे पेड़ की ऊंचाई बढ़ती है, यह टॉप वाले हिस्से से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक यौगिक की भौतिक विशेषता नहीं है? कौन सी आयनिक यौगिक की भौतिक विशेषता नहीं है? तो उच्च गलनांक भी होता है इसका, उच्च क्वथनांक भी होता है, गलित अवस्था में विद्युत का संचालन भी करता है और जल में घुलनशील होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है, जल में अघुलनशील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल में अघुलनशील। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि डैश है तो किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। किसी स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य होगा या बल के लंबवत होगा तो किया गया कार्य शून्य होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के उस समूह का चयन कीजिए। जीवों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नील हरित शैवाल जो है कि अलैंगिक जनन द्वारा विखंडन होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों के निषेचन में पराग नलिका की क्या भूमिका है? पादपों के निषेचन में पराग नलिका की क्या भूमिका है? पराग नलिका की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर जनन कोशिका का मादा जनन कोशिका तक परिवहन करना। पराग नलिका की क्या भूमिका है? तो नर जनन कोशिका का मादा जनन कोशिका तक परिवहन करना, बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, एक किसान अपने खेत में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता है, उसे कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यह सुनिश्चित करे कि पूरे मौसम में मकरंद से भरपूर पुष्प खिलते रहें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्र इकाई द्रव्यमान पद की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी यौगिक की एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान है। किसी यौगिक की एक सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं का कुल द्रव्यमान। अगला देखिए, रैडी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी थी? रैडी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हो जाएगा इसमें, गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदारों की स्वीकृति। गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदारों की स्वीकृति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। गांव के निकट पेड़ों की कटाई हेतु ठेकेदार को स्वीकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है? कौन सा रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, CaClO का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार दर्शाता है? कौन सा जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार दिखाता है? तो इसका सही आंसर होगा HCl। जलीय विलयन में अम्लीय व्यवहार दर्शाता है HCl। अगला देखिए, मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है? मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोबियन ट्यूब, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोबियन ट्यूब। अगला देखिए, ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि की प्रबलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। आयाम देखिए, आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि ज़्यादा तेज होगी, आयाम ज़्यादा यानी ध्वनि ज़्यादा तेज, आयाम ज़्यादा ध्वनि ज़्यादा तेज, आयाम कम तो ध्वनि धीमी, आयाम कम ध्वनि धीमी, आयाम ज़्यादा ध्वनि तेज, आयाम कम ध्वनि धीमी। प्रबलता का संबंध ऊर्जा से भी होता है और यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। प्रबलता का संबंध ऊर्जा से भी होता है और यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए, प्रबलता जो कि है एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करती है, प्रबलता एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। तीव्रता ऊर्जा या एरिया पर निर्भर करता है, तीव्रता ऊर्जा एरिया पर निर्भर करता है। पिच जो है कि आवृत्ति पर निर्भर करती है, पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। उस उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है आपको, तो क्षमता बराबर हो जाएगा P बराबर होता है, पावर बराबर हो जाएगा 1/F। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग उसको पहले मीटर में बदलेंगे, उसके बाद ही
फोकस दूरी क्षमता निकलेगा। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो इसको 100 से भाग देंगे, तो 100 से इसको भाग दीजिएगा बटे 100 कीजिएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.25। ठीक, यहाँ पे एफ की जगह पर रखिए 1 बट्टे हो जाएगा यहाँ पे 0.25। तो इसको पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर 2 ठे 0 हो जाएगा, और इसको 25 से भाग दीजिए तो 25 चौको 100 हो जाएगा। तो इस 4 दिया है तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, +4। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी +4 डायोप्टर, +4 डायोप्टर। देखिए लेंस की क्षमता जो कि है, लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है P = 1/f। यहाँ P जो है कि क्षमता यानी पावर इन डायोप्टर हो जाएगा। फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लेना है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में चेंज करें 0.25 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही होगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सही होगा इसका ऑप्शन सी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक सीधे चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एक सीधे चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, अंगूठा जो है कि करंट की दिशा को बता रहा है, अंगूठा करंट की दिशा को बता रहा है, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। नियम की व्याख्या देखिए, यदि अपने दाएं हाथ से किसी सीधे चालक, यदि अपने दाएं हाथ से किसी सीधे चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा दिखाए, अंगूठा धारा की दिशा दिखाए, अंगुलियां जो मुड़ी है उस जिस दिशा में मुड़ी है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अंगुलियां जिस दिशा में मुड़े वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो दोस्तों आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।